तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि कंट्री साइड पे एक लड़की साइड से बैठ के रो रही थी। वो बोल रही थी मैं भूखी हूँ, और वो सोच रही थी उस दिन मैंने वो खाना चुराया था, उस आदमी ने पकड़ के मुझे बहुत मारा और बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना चुराने की, और वो बोल रही थी मुझे माफ कर दो। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। वो बोलने लगती है उस दिन से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी भूख से ही। वैसे भी लोग वहाँ स्लम में मरते ही रहते हैं, अगर मैं यहाँ मर भी गई तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और कोई उसके सामने आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम बस मरने ही वाली हो, और वो एक उसको ब्रेड देने लगता है और ब्रेड देते हुए बोलने लगता है कि ये ब्रेड तो है काम आएगा, इसको खा लो। और लड़की उसको देख के बोलने लगती है पॉल, और उस ब्रेड को लेने के बाद वो बोलने लगती है कि ये ब्रेड तुम्हें कहाँ से मिला। फिर पॉल उस लड़की के बोले में बैठ जाता है और बोलने लगता है ये ब्रेड मुझे चर्च से मिला। फिर वो लड़की बोलने लगती है क्या ये सच में चर्च से मिला है। इतना सुनते ही पॉल बोलने लगता है हाँ, अगर वहाँ पे स्लम के लोग जाते हैं तो वो वहाँ पे फ्री ब्रेड और वाटर भी देते हैं। इतना सुनने के बाद वो लड़की सोचने लगती है क्या वो ये सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ है। और वो उस ब्रेड को ढूंढने लगती है। इतना सुनने के बाद पॉल बोलने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसी चीज मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें देने से पहले मैंने इसको चेक कर लिया था। चर्च के बाहर वो ब्रेड बांट रहे थे और एक लंगड़े इंसान ने भी लिया था और उसने खाया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं यहाँ लेके आया इसको और मैंने तुमको दिया। फिर लड़की बोलने लगती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने उसको देखा था, उसने भी कुछ नहीं खाया। इतना सुनते ही पॉल गुस्सा करने लगता है और बोलता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, वैसे भी तुम एक हफ्ते से भूखी हो और तुम भूख से ही मर जाओगी, तो इस ब्रेड को खा लो, अगर तुमको नहीं खाना तो ये मुझे वापस दे दो। और वो लड़की पॉल से ब्रेड बचाते हुए बोलने लगती है कि अगर तुम ये ब्रेड सच में चर्च से लेकर आए हो तो उनको पे मत करना किसी भी चीज से। अगर चर्च वाले बोले तुम्हें कुछ पे करना पड़ेगा पार्ट बनने के लिए तो तुम पार्ट मत बनना उस चर्च का। अगर वो सच में हमको ब्रेड और वाटर दे रहे हैं फ्री बिना किसी चार्जेस के तो तुम ले लेना। और पॉल को गुस्सा आ जाता है, वो खड़े होते हुए बोलने लगता है तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती तो मैं खुद जाऊंगा चर्च के अंदर। और वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है अगर तुम मुझ पे बिलीव नहीं करती तो तुम्हारा ही नुकसान है, अगर तुम चाहो तो उस ब्रेड को फेंक दो। और पीछे से वो लड़की कुछ बोल रही थी, उतने में ही वो पीछे से लड़की उदास हो जाती है। फिर वो लड़की पीछे से बोलने लगती है चाहे इस ब्रेड के अंदर पॉइजन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम यहाँ पे मरने ही वाले हैं। फिर वो लड़की खड़े होते हुए बोलने लगती है और पॉल के पास आने लगती है और बोलती है चाहे मैं स्टारवेशन से मरूं चाहे या पॉइजन से, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो चलते हैं हम दोनों, जब तक वो हमको ब्रेड और वाटर देंगे हम वहाँ पे रुकेंगे। और वो दोनों वहां से चर्च की तरफ चले जाते हैं। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है इधर। डियोनहार्ट बोलने में लगा हुआ था एक हफ्ता हो गया जब से मैं एम्पायर में वापस आया हूँ और मेरे आते ही मेरे यार्ड के अंदर आग लग गई और मैंने उसको क्लीन अप करा ही लिया लगभग। और उसके बाद वो पागल सोल्जर मेरे पास आ गए बिना किसी वार्निंग के, मैंने उनको भी अपने रेसिडेंट में रख लिया। ये काफी टफ है। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है डियोनहार्ट के ऑफिस में और वो गुस्सा करते हुए बोलने लगता है तुम चाहते हो मैं एक नया डैम बनाऊं, वो भी हार्ड टेरिटरी में, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें पता नहीं कितना पैसा लगता है एक डैम को बनाने के लिए। इधर अपना डियोनहार्ट परेशान हो रखा था क्योंकि उसके पैसे कुछ ज्यादा ही खर्च होने में लगे हुए थे। और वो बोलता है कि किसने ये रिपोर्ट करी कि एक नया डैम चाहिए, और उसके सामने से ही बटलर बोलने लगता है मैंने कराई ये। जैसे ही डियोनहार्ट को अपने बटलर की आवाज आती है वो घबराने लगता है और वो बोलने लगता है वैसे भी हम कुछ समय से ही उनकी मदद कर रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हम उनको मना नहीं कर सकते। और वो उस डॉक्यूमेंट पे स्टाम्प को लगा देता है और बोल देता है हम एक नया डैम बना देंगे। और अपना डियोनहार्ट सोच रहा था उस दिन से मैं कैजुअली एक्ट नहीं कर पा रहा, जब से मैंने अपने बटलर को उस एक्शन में देखा था। उतने में उसको बाहर से आवाज आती है और वो अपनी कर्टन को उठा के देखने लगता है और वो देखता है कि हार्ट फैमिली का सोल्जर बोल रहा था क्या तुम सारे के सारे पागल हो गए हो, कल तुमने हमारा सारा राशन ले लिया और आज तुम बोल रहे हो और हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी भी चाहिए, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतना सुनते ही और वो बोलने लगते हैं कि क्या तुम सच में पागल हो गए, तुम बस इतनी सी बात के लिए गुस्सा कर रहे हो। और ऊपर से अपने डियोनहार्ट सोचने लगता है कि मुझे पता था ईस्ट स्टेट नाइट और ये लोटी आर्मी के लोग एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मुझे पता था किसकी गलती है लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला और वो दोनों नीचे लड़ रहे थे। और ये सब कुछ देख के उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो अपने बटलर से बोलने लगता है ये लोटी नाइट कमांडर कुछ करते क्यों नहीं यहाँ आके। और पीछे से अपना बटलर बोलने लगता है एम्परर ने भेजा है
यहाँ पे एक नए मिशन पे इन लोगों को आपके प्रोटेक्शन करने के लिए। वैसे भी ये लोग जब से आपके अंडर आए हैं आपने इनको कोई मिशन भी नहीं दिया, आपने इनको बस स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। आप इनको कोई भी मिशन देके यहाँ से निकाल दो, ये सारे के सारे मिशन पे चले जाएंगे, सारी दिक्कत भी दूर हो जाएगी। इधर अपने डियोन हार्ट सोचने में लगा हुआ था मेजेस्टी ने इन कमीनों को वापस क्यों नहीं बुलाया, और वो सोचने लगता है कि मुझे डिमोनिक रिलम की याद आ रही है क्योंकि मुझे वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता था। अगर मुझे कुछ करना भी था तो मेरा सारा काम मेरा ईडी कर देता था। इधर अपने डियोन हार्ट को इतना परेशान देख के उतने में ही बटलर बोलने लगता है मेजेस्टी आपकी केयर करते हैं, इस चक्कर में उन्होंने आपकी आर्मी आपको वापस दे दी। इतना सुनते ही डियोन हार्ट बोलने लगता है क्या बोल रहे हो तुम, क्या तुम्हें इस टाइम के अंदर कोई वेकेशन पे जाना है तो तुम मुझे बता सकते हो। इतना सुनते ही अपना बटलर दुखी हो जाता है, वो बोलने लगता है कि सर आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करते जैसे कि आप मुझे पहले ट्रीट करते थे। और अपना डियोन हार्ट बोलने लगता है क्या बोल रहे हो। फिर अपना बटलर बोलने लगता है क्या ये नॉर्मल नहीं है नाइट को अपने परिवार में वापस भेजना। भले ही वो सारे के सारे महाराज के मेंशन को सुरक्षित रखते थे क्योंकि उस पर कोई अटैक ना कर दे इस वजह से, और महाराज को आप पे पूरा ट्रस्ट है, इस चक्कर में उन्होंने आपके सारे नाइट्स आपको वापस कर दिए। अगर उनको आप पे ट्रस्ट नहीं होता तो ये वाली आर्मी आपको वापस नहीं मिलती। इतना सुनने के बाद डियोन हार्ट सोचने लगता है कि मुझे पता है उन्होंने इनको क्यों वापस भेजा है, एम्परर इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, इस चक्कर में उस कमीने ने ये सारे के सारे मुझे वापस कर दिए। चलो छोड़ो इस बात को, मुझे सारे का सारा काम कंप्लीट करना है, मेरे जितने भी ओवर ड्यू बाकी हैं आज उसको सारा का सारा मैं खत्म ही कर दूंगा। और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट देखने लगता है और बोलता है जब से एम्परर ने मुझे ये स्टेट दिया है उस दिन से उन्होंने मुझसे बोला था बस ये टेम्परेरी है, तुम बस इसको कुछ समय के लिए संभाल लो, लेकिन मुझे वो इतना काम देते क्यों है। इधर उसका बटलर शॉप में खड़ा हुआ था और अपने डियोन हार्ट बोलने लगता है क्या वो सच में मेरी इतनी केयर करते हैं, इससे अच्छा मैं उनके लिए उनकी सारी लैंड को रिक्लेम कर लूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। इतना सुनते ही अपना बटलर बोलने लगता है क्या आपको ये वाली न्यूज नहीं मिली, मेजेस्टी ने फिर से काफी सारी लैंड आपकी ट्रांसफर कर दी है बिना किसी को पता लगे। इतना सुनते ही अपने डियोन हार्ट के होश उड़ जाते हैं और वो बोलने लगता है मुझे पता नहीं था इस सब न्यूज के बारे में, तुम्हें कैसे पता लगा। और इतना सुनते ही बटलर अपने हाथ फैलाने लगता है और बोलता है वो सारे के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पर ही हैं, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। और ये बात सुनते ही डियोन हार्ट घबराते हुए खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि मुझे ये सारा का सारा एम्परर को वापस करना ही पड़ेगा वरना वो मुझे ऐसे ही काम देते रहेंगे। और वो गुस्सा करने लगता है मैंने उस दिन उनसे मना करा था मुझे काउंट का टाइटल ना दे, लेकिन उन्होंने मुझे काउंट का टाइटल दे दिया। और वो बोलने लगे ये काउंट का टाइटल ज्यादा बड़ा नहीं है, बस मैंने तुम्हें ये टाइटल इस वजह से दिया है बस उससे हमारे बॉर्डर सेफ रहे। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये वाला ई स्टेट दे दिया, लेकिन मुझे ये वाला ई स्टेट चाहिए ही नहीं था क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छे पल नहीं बताए मैंने इस चक्कर में, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने ये वाला ई स्टेट मुझे दे दिया। और मैं ये सब कुछ नहीं सह सकता, मुझे जल्द से जल्द एम्परर से मिलना पड़ेगा और ये सब कुछ उनको वापस करना पड़ेगा। उतने में उसके गेट से आवाज आने लगती है माय लॉर्ड क्राउन प्रिंस एंड जनरल नेमियस यहाँ आ गए हैं। इतना सुनते ही अपना डियोन हार्ट शॉक में खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है क्राउन प्रिंस और जनरल यहाँ क्यों आए हैं। और बाहर अपने क्राउन प्रिंस और जनरल दोनों खड़े हुए और जनरल सोचने लगता है क्या ये वही फैमिली पोर्ट्रेट है, मुझे लगता है कि डियोन हार्ट इसको अपने साथ लेके आ गया अपने नए स्टेट के अंदर। और उन दोनों के पास एक सोल्जर आ जाता है और बोलने लगता है सर आपका शुक्रिया, आपने इतना वेट करा, मैं आपको रिसेप्शन रूम में लेके चलता हूँ, चलिए सर आप मेरे साथ। जैसे ही वो रिसेप्शन रूम में जाते हैं प्रिंस बोलने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ आ गया बिना कुछ बताए, मुझे आपसे बात करनी है सर काउंट। और वो सोचने लगता है कि जब वो प्रिंसेस के साथ टी पी रहा था और वो बोलने लगता है कि और हमारे महान काउंट सर हार्ट उन्होंने उस आर्मी के बंदे को पकड़ लिया वो भी जिंदा जब वो उन पे अटैक कर रहे थे उन्हीं के ई स्टेट के अंदर। इतना सुनते ही प्रिंसेस बोलने लगती है क्या तुम डियोन हार्ट की बात कर रहे हो। इधर अपनी प्रिंसेस टेंशन में बैठी हुई थी, वो बोलने लगती है काउंट हार्ट, और उसको ऐसा देख प्रिंस बोलने लगता है तुमको क्या हुआ। और वो रोते हुए बोलने लगती है मुझे पता है वो मुझसे मिलना नहीं चाहते क्योंकि मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया था उनके साथ, मैंने जितने भी एफर्ट लगाए थे वो सारे के सारे खराब होने लगे। इतना सब कुछ देख के प्रिंसेस के मुंह से चाय बाहर आ जाती है और प्रिंस बोलने लगता है मुझे लगता है तुमने ज्यादा ही एफर्ट्स लगाए थे, तुम्हारे सारे एफर्ट्स खत्म नहीं हुए। उतने में ही प्रिंसेस बोलने लगती है क्या मैं प्रिटी नहीं हूँ उसके लिए, और उसकी नौटंकी चालू हो जाती है और बोलने लगती है मैं एक प्रिंसेस हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में पहले किसी को कुछ नहीं बोला, मुझे सब कुछ मिल गया, क्या मैं इनएक्सपीरियंस हूँ, इस चक्कर में डियोन हार्ट मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा। इधर उसका भाई का मुंह बन जाता है और उसका मुंह बनता हुआ देख प्रिंसेस बोलने लगती है मैंने कभी भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं खड़ी करी और उस दिन
दिन मेरी वजह से लियोनार्ड वॉमिटिंग कर दी थी, वो भी खून की। ये सब कुछ सुनते ही बेचारा प्रिंस भी घबराने लगता है और बोलने लगता है, मैंने तुमसे बोला ना, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। इतना सुनते ही प्रिंसेस बोलने लगती है, मुझे लगता है कि मुझे उनके पास जाके माफी मांगनी पड़ेगी। उतना सुनते ही प्रिंसेस बोलने लगता है, क्या तुम उनसे जाके माफी मांगोगे? फिर प्रिंसेस बोलने लगती है, हाँ। फिर अपना प्रिंस एटीट्यूड में आ जाता है और बोलने लगता है, नहीं, तुम नहीं जा सकती। वैसे मैं तुम्हें किसी भी काम के लिए रोकता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं रोक दूंगा तुम्हें ये सारा काम करने से, क्योंकि अगर तुमने उनको यहाँ बुलाया और तुम वहाँ भी चलेगी तो रूमर्स स्टार्ट हो जाएंगे। इतना सुनते ही प्रिंसेस बोलने लगती है, ये अच्छी बात नहीं है, मैं उन रूमर्स की वजह से उनसे शादी कर लूंगी। इधर प्रिंस बोलने लगता है, एलिथिया, तुम सर काउंट से प्यार नहीं कर सकती। इतना सुनते ही प्रिंसेस का माथा गर्म हो जाता है और वो बोलने लगती है, मैं सर काउंट से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एम्पायर की चिंता करनी पड़ेगी, मैं बस उन्हें लाइक कर सकती हूँ। ये कौन सी बात हुई? इधर प्रिंस ये बारी बात सुनते ही बोलने लगता है, वैसे तुम काफी इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम ऐसे एक्ट करती हो जैसे कि तुम एक डम हो। और इधर प्रिंसेस बोलने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके साथ मैरिज करके ही रहूंगी। वैसे भी सब लोगों को पता है कि अगला एम्पायर कौन बनेगा और मैं अपनी फीलिंग को काउंसलर को बता दूंगी। अगर इन नोबल्स की आंखें हैं तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, अगर उन्होंने कुछ बोला तो उन्हीं पे दिक्कत पड़ जाएगी और मैं उनसे आसानी से शादी कर लूंगी। वैसे भी सर हार्ट इतने टैलेंटेड हैं कि हम उनको अपनी रॉयल ब्लड में जोड़ सकते हैं, अगर हम उनको जोड़ नहीं पाए तो हमारी ही सबसे बड़ी गलती होगी, हम इतने बड़े टैलेंटेड इंसान को अपने रॉयल ब्लड में जोड़ नहीं पाए। उतने में प्रिंसेस के सिर पर हाथ रख देता है और बोलने लगता है कि मुझे पता है तुम्हारे रीजंस होंगे कुछ ना कुछ और तुम्हारे कुछ गुड इंटेंशन ही होंगे इस काम के लिए, लेकिन तुम इस टाइम तुम अपनी फीलिंग उनके सामने नहीं रख सकती, लेकिन टाइम आएगा जब तुम अपनी फीलिंग्स को उनको बता सकती हो। इतना सुनते ही प्रिंसेस भी खुश हो जाती है और उसको थैंक यू बोलने लगती है और साथ में बोलती है कि अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो प्लीज पता करिए सर काउंट कैसे हैं अभी। वैसे भी हम इतने अच्छे इंसान को अपने हाथ से छोड़ नहीं सकते, हम उनको अपने अंडर ले लेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है और इधर प्रिंस सोच रहा था, लियोनार्ड को देख के लगता नहीं वो प्रिंसेस से अपसेट है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, अगर मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो इन्हें यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं इन्हें रिक्रूट करके रहूंगा एम्परर के लिए। इधर अपने लियोनार्ड की हालत खराब हो जाती है, वो सोचने लगता है ये दोनों कमीने यहाँ क्यों आए हैं। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर पहले, इधर लियोनार्ड आते ही बोलने लगता है और मैं ग्रीटिंग करता हूँ फीचर और एम्परर से। इतना सुनते ही प्रिंस बोलने लगता है, हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ पे आए हैं आपको बिना कुछ बताए। और वो बोलने लगता है, बैठ जाइए आप। और दूसरी तरफ लियोनार्ड बैठते हुए बोलने लगता है, थैंक यू, मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप यहाँ क्यों आए हो? और प्रिंस बोलने लगता है, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ और साथ में जनरल भी आए हैं तुमसे अकेले में बात करने के लिए। वैसे भी यहाँ पे सब लोग बिजी हैं तो हम अपनी बात को जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। और जनरल अपने लियोनार्ड को घूरने में लगा हुआ था और अपने लियोनार्ड सोच रहा था, मैं क्या करूँ, ये मुझे इतना घूर क्यों रहा है, ये मुझे अपनी आंखों से ही मार देगा आज मुझे लगता है। इधर अपना प्रिंस सोच रहा था, मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये मुझसे हेट नहीं करता। और प्रिंस बोलने लगता है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इतना सुनते ही लियोनार्ड बोलने लगता है, योर हाइनेस आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फ्री था। इतना सुनते ही प्रिंस बोलने लगता है कि मैं आपसे इसलिए माफी नहीं मांग रहा, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ बैंक्वेट के लिए। ड्यूरिंग बैंक्वेट प्रिंसेस ने कुछ ज्यादा ही ताकत लगा दी, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ करने का। इधर अपना लियोनार्ड सोच रहा था, अच्छा ये उसकी बात कर रहा है क्या? और वैसे भी मैंने प्रिंसेस को काफी सुनाया है उस बात के लिए, वो अब आगे से ये सब कुछ नहीं करेगी। इतना सुनते ही लियोनार्ड बोलने लगता है कि आप इस बात के लिए तो नहीं आए होंगे इतनी दूर से मुझसे माफी मांगने के लिए, और कोई भी बात होगी। इतना सुनते ही प्रिंस बोलने लगता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं यहाँ आया हूँ तुमसे एक फेवर मांगने के लिए, क्या तुम मुझ पे एक फेवर कर सकते हो? इतना सुनते ही लियोनार्ड सोचने लगता है कि चलो अच्छा है, ये जल्द से जल्द पॉइंट पे आ रहा है। इधर प्रिंस बोलने में लगा हुआ था, काउंट आप बुरा ना माने तो। इधर अपना लियोनार्ड सोच रहा था, जल्द से जल्द बोलो तुम्हें क्या फेवर चाहिए मुझसे, क्योंकि क्राउन प्रिंस आया है मेरे घर पे मुझसे फेवर मांगने के लिए तो कुछ बड़ी ही बात होगी। उतने में ही प्रिंस बोल देता है, अगर तुम बुरा ना मानो क्या तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो? इतना सुनते ही अपने लियोनार्ड के पसीना बाहर आ जाता है, वो बोलने लगता है क्या? और अपना प्रिंस बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, वैसे तुम काफी बिजी रहती हो, इस चक्कर में तुम मेंशन में भी नहीं आते मुझसे मिलने के लिए। इधर अपना लियोनार्ड बोलने लगता है, बस तुम इतनी सी बात के लिए यहाँ तक आ गए? इधर प्रिंस बोलने में लगा हुआ था, टाइटल ऑफ क्राउन प्रिंस काफी भारी है मेरे लिए, उस चक्कर में लोग मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते, इस चक्कर में मैं एक फ्रेंड बनाना चाहता हूँ और वो फ्रेंड और कोई नहीं सर काउंट आप ही हो। और प्रिंस स्टाइल मारते हुए दोबारा से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, बैंक्वेट हॉल में जो भी
भी आपके साथ हुआ था और मेरे प्रपोजल के बारे में तुम सोचना जो कि मैंने अभी बोला है। इधर अपने डियोनार्ड सोचने लगता है कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूं, लेकिन मैं इसका प्रपोजल रिजेक्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके पीछे जो खड़ा है ना मुझे ढूंढने में लगा हुआ है। अगर मैंने उसको एक बार मना करा तो ये मुझे अपनी तलवार से एक बार में ही मार देगा। और सच में जनरल उसको कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से ढूंढने में लगा हुआ था और डियोनार्ड ना चाहते हुए भी बोलने लगता है मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ, आज से हम दोनों फ्रेंड बन गए हैं। और वो सोचता है कि मैं रिफ्यूज भी नहीं कर सकता, अगर मैंने रिफ्यूज करा तो ये बंदा मुझे तभी मार देगा। उतने में ही प्रिंस बोलने लगता है कितनी अच्छी लॉयल्टी है तुम्हारी, आज से हम दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। और वो डियोनार्ड का हाथ पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि मैं आज से एक अच्छा दोस्त बन के दिखाऊंगा, क्योंकि तुम एम्पायर के एक सबसे अच्छे दोस्त बने हो तो तुम एक ट्रेजर की तरह माने जाओगे इस पूरे एम्पायर के अंदर। इधर अपने डियोनार्ड की हालत खराब हो जाती है, वो बोलने लगता है क्राउन प्रिंस आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे इतना बड़ा ऑनर मिला। और इधर प्रिंस सोच रहा था मुझे पता है इसके ऊपर काफी प्रेशर है लेकिन इसने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं करा, ये अपने रूमर से बिल्कुल उल्टा है, ये काइंड हार्टेड है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके क्लोज आके ही रहूंगा और मैं इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लूंगा। और प्रिंस डियोनार्ड से बोलने लगता है जब भी तुम रॉयल पैलेस में मुझसे मिलने के लिए आओगे तो हम दोनों स्पार करेंगे और टीवी पियेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। और ये सारी चीजें अपना डियोनार्ड इमेजिन भी करने लगता है और वो घबराते हुए बोलने लगता है सर प्रिंस यहाँ थोड़ी दिक्कत है, लेकिन प्रिंस सुनता नहीं और प्रिंस घुटते हुए बोलने लगता है कि मैंने अपनी सारी डिजायर तुम्हारे सामने रख दी, मेरा यहाँ काम खत्म हो गया, अब मैं बाहर जाता हूँ। लेकिन अपने डियोनार्ड उसको रोकने में लगा हुआ था और दूसरी तरफ प्रिंस बोल रहा था मेरा काम खत्म हो चुका है, अब जनरल आपसे बात करेंगे। और प्रिंस गेट के पास खड़े होते हुए बोलने लगता है जनरल तुम अब अपनी बात कर सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इधर अपने डियोनार्ड रोने लगता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। और जनरल बोलने लगता है ऑनर काउंट डियोनार्ड कितना समय हो गया जब से हम दोनों ने एक दूसरे से ग्रीटिंग एक्सचेंज नहीं करी। इधर अपना डियोनार्ड कुछ बोलने ही वाला था उतने में जनरल बोलने लगता है कि मुझे पता है आप काफी बिजी हैं, मैं आपका कम से कम टाइम लूंगा। और वो बोलने लगता है कि मेजेस्टी ने मुझे ऑर्डर दिया है जो सोल्जर तुमने पकड़े हैं मुझे हैंडओवर कर दो। इतना सुनते ही डियोनार्ड उसकी तरफ देखने लगता है और दोबारा से जनरल बोलने लगता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है, हम उनको टॉर्चर करेंगे और उसके बाद उनकी बेस के बारे में पता लगाएंगे, लेकिन तुम मना कर सकते हो क्योंकि तुमने उनको कैप्चर करा है। और डियोनार्ड का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है और बोलने लगता है ये अच्छी बात है कि तुम जल्द से जल्द पॉइंट पे आ गए, वैसे भी मैं उस बंदे से बात नहीं करूंगा जो कि मुझसे भी बात नहीं करना चाहता, और वैसे भी उस स्पाई को तुम यहाँ से लेके जा सकते हो, मैं तुम्हें वो हैंडओवर कर दूंगा, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वो कहाँ पे है। और वो नीचे सेल में उसको लेके आ जाता है और उसको वो लेके बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैंने इसको बांध दिया है, आप इसको आसानी से लेके जा सकते हो। इधर जनरल उसी को देखने में लगा हुआ था और बोलने लगता है कि मुझे पता लगा था कि 3 लोग थे जो कि तुम पे हमला किए थे और 2 मर गए और वो दोनों ऐसे मरे थे, एक तो एक्सप्लोजन से मरा था। और जनरल बोलने लगता है कि वो दूसरा बंदा मरा था उसकी मौत सस्पिशियस तो नहीं है ना। और इधर डियोनार्ड बोलने लगता है मुझे माफ करना लेकिन आप बोलना क्या चाहते हो। इधर जनरल डियोनार्ड को देखने लगता है और सोचता है कि ये डियोनार्ड तुम्हें पता है ये इंसान उस बोर के अंदर मरा कैसे। और वो पुरानी बातों को याद करने लगता है और सोचता है कि मैं फालतू में किसी को भी डिसलाइक नहीं करता, उसका कोई ना कोई रीजन होता है। और मैंने तुमको देखा था पूरे 8 साल जब तुम वॉर के अंदर थे, तब मुझे एक चीज पता लगी, द ट्रूथ बिहाइंड डियोनार्ड एंड हिज सडन चेंज। और 8 साल पहले जनरल एक टेंट के अंदर जा रहा था और जाते हुए सोच रहा था पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नोबल का चाइल्ड आया है वॉर के अंदर, वो भी एक नॉर्मल सोल्जर बन के। जब से डियोनार्ड मेरे यूनिट से डिस्पैच हुआ था मैंने एक चीज नोटिस करी, मैं भले ही उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। और वो टेंट के अंदर आ जाता है और बोलने लगता है तुम यहाँ पर हो। और उस टाइम जनरल डियोनार्ड को देख के सोचने लगता है कि ये वो बच्चा है जो कि काफी वीक है और वो यहाँ आ गया है वॉर जोन के अंदर। इस बंदे ने अपने कुछ अलग ही मेथड लगा रखी है यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, ये इतना वीक है तो इसने नया मेथड निकाला है, ये सामने वालों को बुरी तरह से मारता है। और जनरल दोबारा से बोलने लगता है कि तुम्हारे सर्वाइवर मेथड को यहाँ पे कोई गलत नहीं बोल रहा और तुम पे कोई ब्लेम भी नहीं करेगा, अगर तुम यहाँ ऐसे ही बैठे रहे तो तुम अपनी ही गिल्ट में मर जाओगे, तुम्हें अपनी गिल्ट से बाहर आना पड़ेगा। और जनरल दोबारा से सोचने लगता है कि ये बच्चा जब भी फाइट करके आता है ये तब ट्रोमेटाइज हो जाता है। इधर अपने डियोनार्ड की बिहेवियर फिर से चेंज हो गया, वो दोबारा से बोलने लगता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। डियोनार्ड का ऐसा रूप देख के अपना जनरल भी घबराने लगता है और डियोनार्ड बोलने लगता है कि आप क्या मेरी इंजरी से
परेशान हो, लेकिन मैं ठीक हूँ। और जनरल सोचता है कि क्या इस बंदे ने अपनी बिहेवियर को पूरी तरह से चेंज कर लिया। इधर अपने लियोनार्ड ने अपने बिहेवियर को पूरी तरह से चेंज कर लिया और वो बोलने लगता है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है आप यहाँ क्यों आए हो और कौन सी बात कर रहे हो जनरल। वैसे मैं फाइट करने के बाद कुछ ज्यादा ही एग्जॉस्ट हो गया था, उस चक्कर में मैं आपको सारी डिटेल नहीं बता सकता, मुझे माफ कर देना। और वैसे भी मैं अकेला ही सरवाइव कर रहा हूँ वहाँ पे और मैंने किसी को मारा नहीं, ये कितनी अच्छी बात है जनरल, और मैं कितना लकी भी हूँ। इधर जनरल सोचने में लगा हुआ था, इस लड़के ने अपना ही मेथड निकाल लिया है और ये मेथड नेचुरली है। इस बंदे ने अपने सबसे कमजोर वाले हिस्से को पीछे दबा दिया है और उसके बाद अपना सबसे भयानक रूप बाहर लेके आ जाता है और उसके बाद लोगों को मारने लगता है। ये चीज सही नहीं है और अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जनरल गुस्से में बोलने लगता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि वो दूसरा वाला स्पाई कैसे मरा और तुम उसको रिकॉल करो। और जनरल सोचता है कि ये लड़का कब तक अपने आप को फूल बनाएगा और कब तक अपनी इस बिहेवियर को चेंज करता रहेगा। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसको भी पता लग जाएगा, इसका बिहेवियर चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। इधर अपने लियोनार्ड फुल एटीट्यूड में बोल रहा था क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है और वो बोलता है कि मैंने इस फालतू इंसान को तो जिंदा पकड़ लिया ना और तुम बात कर रहे हो दूसरे इंसान की। इधर अपना जनरल सोचने में लगा हुआ था, इसने अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज कर लिया है, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और सामने से लियोनार्ड बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ क्योंकि मैं वहाँ था ही नहीं, इस वजह से मुझे डिटेल्स पता नहीं है और मेरे ही डॉग ने इसको मारा था, तब ये वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इधर जनरल कुछ सोच रहा था और जाते हुए बोलने लगता है ठीक है जो तुम बोल रहे हो मैंने सुन लिया, तुम्हें मेरे साथ बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम काफी बिजी हो और तुम अपने ऑफिस जा सकते हो। और पीछे से अपने लियोनार्ड बोलने में लगा हुआ था ठीक है सर आप यहाँ से जा सकते हो, आपकी जर्नी सेफ हो। और जाते हुए जनरल सोच रहा था अभी तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये पहले जैसा था अब भी वैसा ही है। और जनरल उसके मेंशन से बाहर आ जाते हैं और गाली देने लगते हैं और बोलते हैं ये कमीना मुझसे कितना झूठ बोलेगा, मुझे लगता है कि उस दूसरे बंदे को इसी ने ही मारा है। जब ये बंदा अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेता है तब इसको पता नहीं लगता है ये किसको मार रहा है। अगर किसी बंदे के पास ऐसी वीकनेस हो तो और उसके कंधे पे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और वो बंदा सबसे बड़ा डिजास्टर बन सकता है। मुझे पता नहीं लियोनार्ड को मैजेस्टी ने क्यों ही अपनी साइड रख रखा है, उसको मार क्यों नहीं देते मैजेस्टी, मुझे पता नहीं मैजेस्टी ने इसको अपनी साइड ही क्यों कर रखा है। इधर अपनी लियोनार्ड उसी कुर्सी पे आके बैठ के सो जाता है और उठते हुए अपने सामने बटलर को देखता है और बोलता है कि मैं यहाँ कब से सो रहा था। उतने में ही उसका बटलर बोल देता क्या तुम जग गए। जैसे ही ये सुनता है वो बोलने लगता है तुमने मुझे डरा दिया। और अपने लियोनार्ड दोबारा से बोलने लगता है तुम मुझे कब से देख रहे हो सोते हुए, क्या मैं ज्यादा देर के लिए सो गया। और उसका बटलर बोलने लगता है नहीं सर आप ज्यादा देर के लिए नहीं सोए, वैसे आप कैसा फील कर रहे हो, क्या आपको पता नहीं आप अनकॉन्शियस हो गए थे, इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहोगे, क्या आपको और रेस्ट करना है। इतना सुनते ही लियोनार्ड बोलने लगता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मैंने रेस्ट कर लिया। और दूसरी तरफ बटलर बोलने लगता है कि क्या मैं डॉक्टर को बुला दूं, वैसे भी आपकी बॉडी काफी वीक है, अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेते हो तो आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। इधर लियोनार्ड सोच रहा था ये सही बोल रहा है, वैसे भी मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर होता है कभी नीचे होता है, इस चक्कर में मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ। और सामने से बटलर बोलने लगता है कि क्या हम लोप्टी नाइट को भेज नहीं सकते मोस्ट्रो को मारने के लिए, ये मिशन कैसा रहेगा। इतना सुनते ही अपने लियोनार्ड बोलने लगता है ये कितना अच्छा आइडिया है, हम इन सबको वहाँ भेज देते हैं। और लियोनार्ड सोचने लगता है कि ये कितनी अच्छा आइडिया दिया है इसने, मैं ही क्यों सबसे ज्यादा मेहनत करूँ, उनको भी तो करनी चाहिए। और सामने से बटलर बोलने लगता है कि आपने अलाउ कर दिया तो मैं उन सबको वहाँ भेज दूंगा, वैसे भी बॉर्डर पे काफी सारे मोस्टर आने ही वाले हैं, हम उन सबको वहाँ भेज देंगे। और ये बात सुनते ही लियोनार्ड भी खुश हो जाता है और बोल देता है जल्द से जल्द उनको यहाँ से भेज दो उन मोस्टरों को मारने के लिए। और लियोनार्ड मन के अंदर सोच रहा था ये डॉग यहाँ से चले जाएंगे तो मैं आसानी से सांस ले सकता हूँ और मैं आसानी से यहाँ जी भी लूंगा। फिर अपना सीन चेंज होता है, उसकी कमांडर बोल रही थी सर काउंट हम यहाँ आ गए बॉर्डर के पास। इधर लियोनार्ड सोचने में लगा हुआ था इन कमीनों ने मुझे ही क्यों यहाँ घसीट लिया, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। और इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।